दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड पेपर का लास्ट यूनिट यानी कि इकाई 7 गुणवत्ता शिक्षा में शैक्षिक आंकड़ों का महत्व। शिक्षा के आंकड़ों में गुणवत्ता शिक्षा का किस प्रकार से महत्व होता है, सारी बात हम इस यूनिट में करेंगे। 8 नंबर का यूनिट है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि या तो एक प्रश्न आपके निबंधात्मक यहाँ से आएगा या फिर दोस्तों कुछ छोटे प्रश्न यानी कि अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं सारे 8-8 नंबर के आते हैं। तो या तो निबंधात्मक एक प्रश्न आएगा या फिर छोटे प्रश्न आएंगे 2-3। तो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे हम। तो पहला टॉपिक हम यहाँ देखते हैं, आंकड़ों का महत्व क्या है। तो प्राप्त आंकड़ों से व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष की संपूर्ण आंकड़ों में तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। साथ ही इन आंकड़ों के माध्यम से समस्या समाधान हेतु विचार किया जाता है। भावी योजना में इनका अत्यधिक महत्व होता है। संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक एवं व्यक्ति व्यवस्थित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है वह है सांख्यिकी। व्यवस्थित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है वह है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी अवलोकन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे हमें धुंधले कथनों की जगह अधिक स्पष्ट और मात्रात्मक कथन की ओर ले जाते हैं। जैसे मेरे विचार में इस कक्षा के अधिकांश छात्र पढ़ना चाहते हैं, वे एक स्थान पर हम कह सकते हैं कि इस कक्षा के 65 विद्यार्थी छात्र फर्राटे से पढ़ लेते हैं, जबकि 15% छात्र अटक अटक कर पढ़ते हैं और 20% छात्र पढ़ नहीं पाते। तो इस तरह से हम उनका आइडिया लगा लेते हैं। अब हम बात करेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साक्षरता दर। तो 1981 तक हमारे देश में परंपरागत रूप से संपूर्ण जनसंख्या से गणना करके ज्ञात की जाती रही है, परंतु साक्षरता दर को देश के विकास हेतु अर्धपूर्ण प्रक्रिया मानते हुए उनकी गणना संबंधी आंकड़ों को ज्ञात करने में परिवर्तन हुए। वर्ष 1991 से 0 से 6 वर्ष के बीच के नीचे की जनसंख्या को कुल जनसंख्या से अलग रखा गया था। आगे हम यहाँ पे देखेंगे असंशोधित साक्षरता दर किस प्रकार से निकालेंगे। तो कुल साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या बट्टा कर देंगे कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई करना है 100 से। परंतु प्रभावी साक्षरता दर 0 से 6 वर्ष के नीचे की जनसंख्या को कुल जनसंख्या की गणना से अलग रखते हुए अग्रांकित सूत्र के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। तो प्रभावी साक्षरता दर का सूत्र होता है 7 वर्ष एवं 7 वर्ष से ऊपर आयु के कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा 7 वर्ष एवं 7 वर्ष के ऊपर की आयु की कुल जनसंख्या। व्यक्तियों की संख्या साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा कुल जनसंख्या और गुणा करना है 100 से। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? जब आंकड़ों का न्यायादृश मुख्य रूप से प्रतिशत में दिए गए हों अथवा कभी अन्य आंकड़ों को भी करने के लिए पाई डायग्राम वृत्त आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि यह चित्र वृत्ताकार होता है इसलिए इसे वृत्त आरेख या पाई डायग्राम कहा जाता है। इस वृत्त में कुल 360 डिग्री अंश होते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पे लेखाचित्र विधि यानी कि चित्र के माध्यम से समझाया जाना। तो लेखाचित्र निरूपण की विधि हम यहाँ से देखेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट होगा, ग्राफ पेपर पर 2 परस्पर लंबवत रेखाएं OX व OY खींचिए। OX को X अक्ष तथा OY को Y अक्ष द्वारा नामांकित कीजिए। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, OX तथा OY विचर को प्रदर्शित कीजिए। प्रत्येक दंड या स्तंभ की चौड़ाई को निश्चित कीजिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि OX या OY पर विचर के मान को प्रदर्शित करना है, इसे हेतु उचित पैमाना भी चयन करना है। और चौथा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, OY या OX पर प्रत्येक दंड की ऊंचाई का निर्धारण संबंधित आंकड़े व उचित पैमाना की सहायता से निश्चित करें। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ इसमें देखेंगे, प्रत्येक 2 दंड के मध्य समान दूरी रखते हुए निर्धारित संख्या में दंड खींचिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो अनुसंधानकर्ता किसी प्रयोग के लिए स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार आंकड़ों को संग्रहित करता है। नए सिरे से पहली बार आंकड़ों को जब संग्रहित करता है और अपने अनुसंधान हेतु स्वयं संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुँचता है। स्वयं को ही आंकड़े पहली बार संग्रहित करने होते हैं और स्वयं ही उनका आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष तक पहुँचना होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा स्वयं संग्रहित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और ये मौलिक होते हैं, ये कच्चे माल की तरह होते हैं, ये उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं,
इनके संग्रहण में धन, समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े में जब दूसरों द्वारा एकत्रित आंकड़े अथवा किसी मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को अपने अनुसंधान हेतु प्रयोग में लेता है, इस प्रकार के आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। मतलब कि खुद से एकत्रित नहीं करने पड़ते, किसी दूसरे द्वारा एकत्रित आंकड़ों का हम उपयोग करते हैं और अनुसंधान हेतु उपयोग में लेते हैं। ये पूर्व संकलित होते हैं, ये निर्मित माल की तरह होते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े तो क्या होते थे, हमें खुद एकत्रित करने पड़ते थे जो कि कच्चे माल की तरह होते थे, और ये निर्मित माल की तरह होते हैं, यानी कि जो हम दूसरों से संग्रहित करते हैं। दूसरा है यहाँ पे अगला, इनको प्रयोग करने से पूर्व अनुकूलित किया जाता है। तीसरा है अगला टॉपिक यहाँ पे, ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इनमें धन, समय व मेहनत की अधिक आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दूसरों से लेना होता है। आगे है आंकड़ों को सारणीबद्ध करने से पूर्व तथ्य। पहला है विचर का मान यानी कि प्रेक्षण का मान, दूसरा है बारंबारता, तीसरा है मिलान चिन्ह या गणना चिन्ह। इनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। प्रेक्षण का मान पहला है तो प्राप्त आंकड़ों की संख्या अर्थात प्रेक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, परंतु आंकड़ों की विविधता या प्रेक्षणों का मान सीमित ही होता है। प्रेक्षणों के मान को विचर का मान भी कहा जाता है। जैसे गणित विषय की एक परख का पूर्णांक 10 है तो परख में प्राप्त 0 से 10 के मध्य होंगे। पूर्णांक 10 है तो परख में प्राप्तांक भी 0 से 10 के मध्य होंगे, अर्थात प्रेक्षण का मान 0 से 10 तक सीमित होगा। परंतु परख में कुल 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो प्रेक्षणों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। अगला है यहाँ पे बारंबारता। किसी अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों की विविधता का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि किसी प्रेक्षण का मान की आवर्ती होती है, किसी प्रेक्षण का मान की आवर्ती होती है, यानी कि प्रेक्षण के जो मान होते हैं उनकी आवर्ती बारंबारता कहलाती है। किसी एक आंकड़े की आवर्ती कितनी बार होती है, यानी कि पुनरावर्ती हम कहते हैं कि दोहराया जाना, वह उस आंकड़े या प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। अगला है यहाँ पे मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह में हम देखेंगे प्रेक्षण का मान जो होता है कि बारंबारता ज्ञात करने के लिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दोस्तों देखें तो मान लीजिए कि 36, 35 है ना, और 34 मान लेते हैं यहाँ पे, 24 सॉरी, और 36 यहाँ पे मान लेते हैं फिर से, और फिर 24, ऐसे उदाहरण ले लेते हैं। फिर जहाँ पे जो 36 की जितनी बार आवर्ती हो रही है, 36 की मान लेते हैं 3 बार आवर्ती हुई है तो 3 खड़ी लाइनें स्तंभ खींच देंगे तो 3 हो गए, और 25 की आवर्ती मान लेते हैं 5 बार है तो 5 4 लाइन खड़ी और एक ऐसे तिरछी खींच देंगे तो 5 बार, ऐसे काउंटिंग करने के लिए मिलान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और 22 की अगर आवर्ती माने हम तो 2 मान लेते हैं, तो इस तरह से हम उदाहरण देकर के यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यार बस इसी टॉपिक्स पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक टॉपिक दोस्तों यहाँ पे एक और माध्य का है जो हमने सेकंड पेपर में दोस्तों लास्ट यूनिट में आपने देखा होगा, तो माध्य के बारे में आप वहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लें। माध्य का प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। माध्य के प्रश्न दोस्तों सेकंड पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, आपके 10th में भी था, 12th में भी था। तो माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इस तरह से आप पहले प्रेक्षण सारणी ज्ञात करते हैं, एक्स का मान, फिर एफ एक्स को एफ का मान ज्ञात करते हैं, एफ का मान प्रश्न में दिया हुआ होता है तो वहाँ से निकालते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके वहाँ से माध्य का मान निकाल लेते हैं। उनको आप डिटेल में आप सेकंड पेपर जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यार इस यूनिट में, आज के यूनिट में बस इतना ही। जल्द हम नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।